हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंटिंग समझेंगे कि लोन्स की अकाउंटिंग किस तरह बुक्स में की जाती है या प्रैक्टिकल टैली में किस तरह की जाती है उसको समझेंगे। उसके पहले मैं आपको थियोरिकल नॉलेज दे देता हूँ कि जब भी हम कंपनी में कोई बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, पार्टनर या डायरेक्टर से लोन लेते हैं या फिर कंपनी के फिक्स एसेट्स के लिए लोन लेते हैं। कंपनी का फिक्स एसेट्स क्या होता है? जैसे कि कोई कमर्शियल व्हीकल है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, फिक्सचर, कोई भी रिलेटेड हम जब लोन लेते हैं तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह बुक्स में की जाती है, किस तरह टैली में मेंटेन किया जाता है और जो लोन्स के अमाउंट आते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होता है। जब आप ईएमआई भरते हो तो उस वो किस तरह रिकॉर्ड होता है और बैंक कोई भी अदर चार्जेस आपसे डेबिट करती है, वो प्रोसेसिंग फीस हो, फोरक्लोजर चार्जेस हो या कोई भी अदर बैंक चार्जेस हो। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। मैं एवरी कॉन्सेप्ट को थियोरिकल और प्रैक्टिकल टैली के अंदर समझाऊंगा। अब इस एग्जाम्पल को जो हम लोग टैली में करेंगे, सपोज कि आप हमने लोन हमारा लोन सैंक्शन हुआ 10 लाख का। बैंक में हमारे क्रेडिट हुआ 9,80,000। प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट हो गया 20,000। ये प्रोसेसिंग फीस क्या होता है? जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक जो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा होता है ना, वो हमारे लोन अमाउंट से ही पहले एडवांस में ही डिडक्ट कर लेती है। तो हमारे बैंक में जो है 10 लाख की जगह कितना पैसा आता है? 9,80,000। 20,000 हमारा प्रोसेसिंग कट गया और 10,000 रुपये का हमारा लोन लायबिलिटी खड़ा हो गया। तो इसको प्रैक्टिकल टैली में करते हैं। तो इसको एंट्री करने के लिए आपको 3 लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका, सपोज कि एसबीआई से लोन ले रहे हो तो एसबीआई बिजनेस लोन। तो लोन कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? लोन लायबिलिटी में। दूसरा लेजर हमें क्रिएट करना होगा बैंक का। ये कौन से हेड में जाएगा? बैंक अकाउंट। तीसरा लेजर होगा हमारा जो बिजनेस लोन का जो इंटरेस्ट होता है, ये कंपनी के लिए जो है एक्सपेंस होता है, तो इसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रिकॉर्ड होता है। अभी हमारे तीनों लेजर बन गए। जैसे कि हमारा एग्जांपल था, हमें 10 लाख का लोन सैंक्शन हुआ। अकाउंट में पैसा कितना है हमारे? 9,80,000। तो सबसे पहले जो आपको रिसिप्ट्स में आपके बैंक में क्या एंट्री कर लेना है? एसबीआई से कितना पैसा है आपको? 9,80,000। ठीक। तो अभी मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। तो बैंक में आपके कितना पैसा है? 9,80,000। बिजनेस में लोन कितना दिखा रहा है? 9,80,000। हालांकि लोन कितना हमारा 10 लाख का है। तो 20,000 का रिकॉर्ड कैसे होगा? हम एक जेवी पास करेंगे। तो जो प्रोसेसिंग फीस है जो बिजनेस में लगता है वो भी हमारा कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो 20,000 रुपये हमारा डेबिट हो जाएगा एक्सपेंस। क्रेडिट में क्या आएगा? एसबीआई बिजनेस लोन। फिर हम बैलेंस शीट देखते हैं। जब आप अब फिर से हम बैलेंस शीट देखेंगे तो हमारा एसबीआई का लोन लायबिलिटी कितना हो गया? 10 लाख का। बैंक में पैसा कितना आया? 9,80,000। और पीएनएल पे जब हम जाएंगे, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरा 20,000 जो है प्रोसेसिंग फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो गया। मेरा सेल कितना था? 10 लाख का। परचेज था 8 लाख का। तो मेरा प्रॉफिट होना था 2 लाख का। जिसके बाद मेरा 20,000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रोसेसिंग फी डिडक्ट हुआ। तो मेरा नेट प्रॉफिट रिड्यूस होकर कितना हो गया? 1,080, सॉरी 1,80,000। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है ईएमआई एंट्री का। जब भी सपोज कि अभी हमारा ईएमआई जो है 25,000 है उस 10 लाख के अगेंस्ट में। तो
25,000 पूरा प्रिंसिपल तो नहीं होता है, ना ही पूरा इंटरेस्ट होता है। तो इसमें कुछ पोर्शन जो है प्रिंसिपल होता है, कुछ पोर्शन जो है इंटरेस्ट होता है। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे हम लोग? तो इसको टैली में भी करके देखते हैं। वाउचर में जाके अगर हमारा अप्रैल में हमने लोन लिया था, सपोज़ करते हैं कि हमारा 5 मई को हमारा ईएमआई जाना हो, तो हम पेमेंट में जाएँगे, बैंक सिलेक्ट करेंगे और 25,000 का ईएमआई है, तो 25,000 में 18,000 हमारा क्या है ये, इस बिज़नेस लोन के अगेंस्ट में एडजस्ट हो रहा है। बाकी का जो 7,000 है वो हमारा इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से हमारा 25,000 टोटल डिडक्ट हो रहा है। आप ये गलती मत करना कि आप पूरा का पूरा 25,000 जो है एसबीआई लोन में डाल दो, क्योंकि जो पोर्शन प्रिंसिपल का आपको लोन अकाउंट से डेबिट करना है और जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चार्ज करना है। तो ये जब एंट्री कंप्लीट होगी, फिर से बैलेंस शीट का पिक्चर जो है चेंज हो जाएगा। जब आप पीएनएल में जाते हैं, तो अभी देखिए हमारा 1,80,000 था, अब ये इंटरेस्ट भी चार्ज हो गया, तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होके क्या हो गया, 1,73,000। इसी तरीके से सेम जब बैलेंस शीट में हम जाएँगे, जब हम अपने अपने लोन को चेक करेंगे, तो 10 लाख का लोन था और यहाँ पर डेबिट कितना हुआ लोन में से, 18,000। ईएमआई हमने पे किया 25,000, लेकिन डेबिट हुआ 18,000, क्योंकि प्रिंसिपल पोर्शन जो था वो हमारा 18,000 ही था। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा नेक्स्ट मंथ में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 9,18,000 है। अब अब सपोज़ कर दें कि आपने 5 मई के बाद आपने 5 जून को पेमेंट किया। अब आपका जो लोन अमाउंट है, अब इसमें हो सकता है प्रिंसिपल आपका बढ़ जाएगा। समझो कि 8,18,500 रुपया डिडक्ट हुआ और इंटरेस्ट आपका 7,500 डिडक्ट हुआ। सॉरी, 6,500 डिडक्ट हुआ। तब आपका टोटल ईएमआई गया 25,000 है, लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गया, इंटरेस्ट जो है कम हो गया। तो ऐसा जब एंट्री कर लेंगे हम, फिर बैलेंस शीट में जब आएँगे, तो अब हमारा लोन लेजर कैसा दिख रहा है? 10 में से 18 डेबिट हुआ तो 9,82,000 बचा। अब हमारा ज़्यादा प्रिंसिपल डिडक्ट हुआ, तो अब हमारा 18,500 डेबिट हो के 963 बचा। तो जैसे ही लोन हमारा ड्यू क्लियर होते जाता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ज़्यादा डेबिट होता है और इंटरेस्ट जो है हमारा डाउन होते चले जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि प्रोसेसिंग फीस की एंट्री तो हमने डायरेक्ट 20,000 डेबिट कर दिया। अगर वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता या जीएसटी भी उसपे चार्ज होता, जो कि जनरली होता ही है, तो एंट्री हमें जीएसटी को सेपरेट करके करना पड़ता था। यानी कि 20,000 और 1,800, 1,800, 1,800 सीजीएसटी में, 1,800 एसजीएसटी। तो बैंक जो ऐसे कई सारे चार्जेस डेबिट करती है, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंट चार्जेस, लीगल चार्जेस, इंश्योरेंस। अगर कभी अक्सर करके बड़ा लोन रहता है तो लोग इंश्योरेंस भी बनाते हैं इस लोन का। वैल्यूएशन चार्जेस या कोई भी चार्जेस है, अगर वो चार्ज हो रहा है, पहले तो डेबिट में होगा, डेबिट हो जाएगा वो सारा अमाउंट पीएनएल में, और उसपे जीएसटी लगा होगा, तो जीएसटी के साथ हमें उसकी एंट्री करनी होगी। तो उसकी एंट्री जो है आप परचेज़ में कर सकते हो। इनवॉइस नंबर तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो एसबीआई का जो है क्रेडिटर में एक अकाउंट बनेगा, जिस नाम से वो बिलिंग देता होगा हमें, ठीक है? फिर सेकंड समझो कि बैंक ने कोई बैंक चार्जेस डिडक्ट किया हमें, तो ये तो हमारा एक्सपेंस है कंपनी के लिए। 10,000 रुपये डेबिट किया, ये प्रोसेसिंग भी हो सकता था, इंश्योरेंस का भी हो सकता था, कोई भी एक्सपेंस हो सकता था। जब वो जीएसटी के साथ चार्ज होगा,
तो आपको जीएसटी जो है अलग से एंट्री करना होगा। तो अभी लेजर मेरा क्रिएट नहीं है, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ड्यूटीज़ एंड जीएसटी जो है कभी भी किसमें रिकॉर्ड होता है? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, ठीक है? तो ये रिकॉर्ड हो गया, ऐसे सेम एसजीएसटी पे रिकॉर्ड कर लेना है। तो इधर रिकॉर्ड हो गया, तो टोटल बैंक कितना डेबिट करती है? 10,000 अपना फीस भी डिडक्ट करती है और जीएसटी का अमाउंट भी डिडक्ट करती है। ये अगर डिडक्ट करती है तो लोन में दिखता भी है वो, कि इतना अमाउंट डिडक्ट हुआ, इतना आप उनका चार्जेस था, इतना जीएसटी था। तो आपको भी उसी हिसाब से एंट्री करना है। तो 10,000 जो है आपका पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, और जो 1800 जो आपका डिडक्ट हुआ, यानी कि 900 अभी पीएनएल में आप जाएँगे तो 10,000 एडिशनल डिडक्ट हो गया। ऐसे अगर प्रोसेसिंग में भी जीएसटी होता है तो प्रोसेसिंग में भी जीएसटी सेपरेट से दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट में जब ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होगा तो यहाँ पर आपका 1800 का सेट ऑफ खड़ा हो जाएगा। जो परचेज़ पे जो हमें जीएसटी मिलता है ना, जो भी एलिजिबल जीएसटी है हमारा, तो ये भी हमारा एलिजिबल जीएसटी होता है अगर बिज़नेस के लिए ले रहे हैं हम तो। तो ये जीएसटी का आपको सेट ऑफ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि अगर हमने कोई व्हीकल लोन ले लिया या कोई मशीनरी लोन ले लिया तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? जब भी आप कोई व्हीकल या मशीन, समझो कि आपने आज के दिन में मशीन परच 30 जून को मशीन परचेज़ किया, तो आप जो भी इनवॉइस नंबर होगा, इनवॉइस नंबर आप डालेंगे, और जिससे आप मशीन परचेज़ कर रहे हो, मानो कि नेशनल मशीनरी, ये आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर में डालना नहीं होता है, मैं आपको डाल रहा हूँ क्योंकि समझ जाए, तो इसको आप क्रेडिटर में रिकॉर्ड करोगे। अब इससे आपने मशीनरी परचेज़ किया, ठीक? तो हम एक मशीनरी अकाउंट बनाएँगे। किसमें आएगा ये? मशीन क्या होता है अपना? कंपनी के लिए फिक्स एसेट होता है। अब मानो कि आपने इससे 10 लाख रुपए का मशीन खरीदा, ठीक? और उसपे आपको 18% जीएसटी लगा, सीजीएसटी करके और एसजीएसटी करके। आपकी टोटल मशीन कितने की हो गई? 11,80,000 की। ये आपको बिल मशीनरी से मिल गया। अब सपोज़ करो कि आपने जो 11,80,000 का मशीन खरीदा, उसमें से आपने बैंक बैंक से जो पेमेंट किया, आपके बैंक से, वो आपने उसको 3 लाख का किया, ठीक है? 3 लाख का किया, तो अब मशीन तो आपके बुक्स में रिकॉर्ड हो गई, 3 लाख का पेमेंट आपने दिया वो भी रिकॉर्ड हो गया। लेकिन जब क्रेडिटर पे जाएँगे तो उसका अभी भी क्या है, 8,80,000 जो है बैलेंस है। तो अब इस 8,80,000 पे आपने लोन करा लिया, ठीक है? जब आप लोन करा लोगे, अगर बैंक में पेमेंट आता है, तो उसी तरीके से एंट्री होगा जैसे मैंने समझाया था। अगर बैंक जो डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट को, यानी कि जो भी मशीनरी जिससे हमने परचेज़ है उसको डायरेक्ट पेमेंट कर देती है, तो हम लोग को जेबी पास करना होगा, ठीक है? ये हमारा 8,80,000 का और क्रेडिट हो जाएगा मशीनरी लोन। किसमें रिकॉर्ड होगा ये? लोन लायबिलिटी में। तो इस तरीके से अब हम फिर से बैंक में जाते हैं, तो हमारा ये नया मशीनरी लोन खड़ा हो गया, ठीक है? जो हमने लिया था, और ये जो क्रेडिटर था जो हमारा, वो हमारा नील हो गया क्योंकि उसका पैसा जो है बैंक ने पे कर दिया। अगर हम उसको एंट्री को ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि परचेज़ था हमारा 11 लाख 80 का, 3,000 जो है, सॉरी 3 लाख जो हमने खुद से पेमेंट किया, 8 लाख 80,000 जो हमने बैंक से फाइनेंस करा दिया। तो ये क्रेडिटर हमारा नील हो गया और मशीनरी लोन अकाउंट जो हमारा यहाँ पर खड़ा हो गया।
अब जब इसकी ईएमआई आएगी तो अगेन वही चीज़ है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। अब सपोज़ कि कोई कंपनी का प्रोप्राइटर फर्म में पैसा लेके आ रहा है लोन लेके, या कोई पार्टनरशिप फर्म में पैसा लेके आ रहा है, डायरेक्टर जो कंपनी में लोन दे रहा है, तो उसका नेचर देखना ज़रूरी है। उसको डायरेक्टली लोन लायबिलिटी में खड़ा नहीं करना है। अगर कोई प्रोप्राइटर है और वो पर्सनल लोन लिया और उस लोन को जो अपने फर्म में प्रोप्राइटरशिप फर्म है इंडिविजुअल उसमें लेके आ रहा है, तो लोन लायबिलिटी में नहीं जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, उसकी एंट्री मैं अभी आपको समझाता हूँ। दूसरा, अगर कोई डायरेक्टर है, अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है, पर्सनल लोन लिया और उसने कंपनी के अंदर वो पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो अगर वो लोन दे रहा है तो ठीक है, लोन में रिकॉर्ड होगा। अगर वो अपना सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहा है, कैपिटल इन्फ्यूज़न कर रहा है, तो वो उस हिसाब से इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम में रिकॉर्ड होगा। वैसे ही पार्टनर का भी, अगर पार्टनर फर्म में लोन के हिसाब से पैसा दे रहा है तो लोन अकाउंट जाएगा, अगर वो अपना कैपिटल इंक्रीज़ कर रहा है तो कैपिटल में रिकॉर्ड होगा। तो अभी मैं को कैपिटल अकाउंट समझाना, तो प्रोप्राइटर अकाउंट के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है और उसने पर्सनल लोन लिया और उसको कंपनी में लेके आ रहा है। तो क्या होगा, वो लोन लायबिलिटी में रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं। वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? वो जो है कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो प्रोप्राइटर का एक कैपिटल अकाउंट होगा। समझो कि उसने 5 लाख रुपया पर्सनल लोन लिया और उसको जो है कंपनी के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो कंपनी के लिए लोन होगा क्या बिज़नेस? नहीं होगा। अब इसकी एंट्री कैसे रिफ्लेक्ट होगी? अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, तो बैंक में क्या हुआ, हमारा 5 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया। बैंक में पैसा हमारा बढ़ गया। तो और लोन क्रिएट हुआ क्या? नहीं क्रिएट हुआ। क्या हो गया? प्रोप्राइटर का कैपिटल इंक्रीज़ हो गया 5 लाख से। तो इस तरह इसकी एंट्री की जाती है। अगर वो लोन का नेचर का है, अदर देन प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप, एलएलपी या कंपनी है, तो वो नेचर देख के उसका हम रिकॉर्ड करेंगे। होप अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग जब लोन ले लेंगे और जब उसकी ईएमआई पे करेंगे तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड होता है। तो मैं इसको हर लोन के लिए मैं आपको नहीं समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ गया होगा। सेकंड जो है, अगर बैंक कोई भी चार्जेस करती है, प्रोसेसिंग हो, पैनल इंटरेस्ट हो, बाउंस हो गया आपका ईएमआई, इंश्योरेंस हो, मोनेटोरियम इंटरेस्ट हो। मोनेटोरियम क्या होता है, बहुत बार हम लोग लोन लेते हैं और समझो कि 5 साल के लिए लोन लिया, तो फर्स्ट ईयर से जो है वो लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, सिर्फ़ इंटरेस्ट 1 साल के लिए चार्ज करते हैं। ऐसा समझो कि हमने लोन लिया, तो पहले 12 महीना जो इंटरेस्ट लगेगा वो मोनेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट होता है। तो आप इसको जितना डिटेलिंग में मेंशन करेंगे उतना बुक जो है क्लियर दिखेगा, और जब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जाने लगता है तो नॉर्मल बिज़नेस इंटरेस्ट हो जाता है। तो प्रीपेमेंट हो गया, पार्ट पेमेंट हो गया, जो भी चीज़ का ने हमारा ये है, उस हिसाब से हम बुक्स को मेंटेन करेंगे। सपोज़ कि अभी आपने लोन जो भी अभी हमने आपको दिखाया कि ये मशीनरी लोन लिया या बिज़नेस टर्म लोन लिया, अब वो समझो कि आपने उसमें 1 लाख रुपया एडिशनल पेमेंट कर दिया, तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? उसको इंटरेस्ट प्रिंसिपल दिखाओगे क्या? नहीं, वो पूरा पैसा कहाँ रिकॉर्ड हो जाता है? प्रिंसिपल में। अब मानो कि आपने 1 लाख रुपया आज के दिन, या पेमेंट में दिखाते हैं हम, कि आपके पास पैसा आ गया, आपने बिज़नेस किया, आपके पैसा आ गया, आप चाहते हो कि मैं कुछ एडवांस पेमेंट कर दूँ। तो आप क्या कर सकते हो, एसबीआई जो बिज़नेस लोन है, आपने उसमें 1 लाख रुपया एडवांस पेमेंट कर दिया। तो इसमें पूरा का पूरा प्रिंसिपल ही डेबिट होगा, इसमें आपको इंटरेस्ट सेपरेटली नहीं दिखाना है, ठीक है? तो जब भी आप इसको पेमेंट कर दोगे बैंक को, तो आप अपना लोन चेक करोगे, तो इधर पे आपने प्रिंसिपल पे कर दिया, तो ये आपका पूरा का पूरा 1 लाख रुपया प्रिंसिपल डेबिट हो जाएगा। अब फाइनल समझते हैं कि ये मैंने एंट्री ऑलरेडी कर रखा है। फाइनल समझते हैं कि आपने लोन लिया था और आप लोन ऐसा भरते हुए चले आ रहे हो। आज के दिन आपका 7,85,000 का आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है। आप चाहते हो कि पूरा का पूरा पैसा क्या करो आप, पे कर दो वन वन टाइम में।
तो बैंक क्या करेगी, आपको भरने देगी क्या पूरा पैसा? भरने भी देती है। और सम टाइम जो है लोन सैंक्शन में ऐसा मेंशन किया जाता है कि अगर आप आपका जो टर्म है उससे पहले आप लोन क्लोज करते हो तो आपको फोरक्लोजर फीस देना पड़ जाएगा। तो उसकी एंट्री कैसे पास कर दे, अभी हम समझते हैं। सपोज कि अभी हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है, 7,85,700। उस पे हमको 2% फोरक्लोजर चार्जेस लग गया, यानी कि कितना चार्जेस लग गया, 15,714। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? हम बैंक में जाएंगे, एसबीआई का लोन कितना पेंडिंग है हमारा, 7,85,700। ये हम बैंक का लोन पे कर देंगे। और फोरक्लोजर फीस अगर बैंक चार्ज करती है तो फोर क्लोजर चार्जेस, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस। तो 2% कितना होता है इसका, 15,714। तो ये हमारा जो है एंट्री क्लोज हो गया। तो जब हम अभी बैलेंस शीट में जाएंगे और अपना एसबीआई का लोन देखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा लोन लाइबिलिटी जीरो हो गया। अब सिर्फ मशीनरी लोन बचे हैं। अगर हम लोग इसको ओपनिंग करेंगे ट्रांजेक्शन को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पेमेंट हमने 7 अक्टूबर को, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग था 7,85,700, पे कर दिया। और साथ में फोरक्लोजर भी पे कर दिया। तो फोरक्लोजर कहाँ दिखेगा आपका, ये पीएनएल में दिखेगा। तो ऐसे जितने भी लोन के आगे जो एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस जो है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रिकॉर्ड होंगे। तो उससे आपका प्रॉफिट क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। लास्ट में सारे लेजर को कैसे मेंटेन करते हो मैं एंड में आपको समझाते हुए जाता हूँ। जितने भी लोन्स आपके रहेंगे, टर्म लोन हो, व्हीकल लोन हो, बिजनेस लोन हो, या अपना डायरेक्टर से लोन लिया, पार्टनर से लोन लिया, वो सारा आपका लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होगा। और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, या इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हो, प्रोसेसिंग हो, बैंक चार्जेस हो, फोर क्लोजर हो, या लोन के आगे इंश्योरेंस हुआ हो, वो सारे एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रिकॉर्ड होंगे। अगर कोई एसेट्स आप लेते हो तो एसेट आपका मोटर व्हीकल लो, मशीनरी लो, बिल्डिंग लो, कंप्यूटर लो, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, आपका फिक्स एसेट में। तो इस तरीके से सारे लोन्स एंट्री को रिकॉर्ड करना है। अगर आप इसको प्रॉपरली करोगे तो आपका कभी भी डाउट नहीं रहेगा कि मेरा आउटस्टैंडिंग क्या है, या पीएनएल में क्या रिकॉर्ड हुआ, या लोन लाइबिलिटी में क्या रिकॉर्ड हुआ। और एंड में जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो बैंक से जो है फाइनेंशियल में पूरा फाइनेंशियल आप रिकॉर्ड करो। फाइनेंशियल के एंड में आप बैंक से जो है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट या अकाउंट स्टेटमेंट मांगो। तो उसमें अगर कोई अदर बैंक ने चार्जेस लगा दिया या कुछ भी और डेबिट हुआ है तो उस स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आपको करेक्ट कर लेना है। या कोई समझो कि आपने रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया और आपका कोई और भी एडिशनल चार्जेस बैंक में लगा दिया है, बाउंस चार्जेस, जो आपको पता ही नहीं था कितना लगा है। एंड में आप फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट जब आप मांगोगे तो उसमें मेंशन किया रहेगा कि बाउंस चार्जेस 590 रुपीज़ डेबिट हुआ है। तो आप 590 रुपीज़ जो है, जैसे ही आप आपके बुक्स में डेबिट करोगे तो आपका आपका बुक्स का क्लोजिंग और बैंक का क्लोजिंग जो है मैच हो जाएगा। और उसमें स्टेटमेंट में जो इंटरेस्ट है और आपके बुक्स में जो इंटरेस्ट है वो भी आप मैच कर दोगे। तो इस तरीके से आपका लोन का जो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है वो हमेशा सही रहेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।